हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम जॉन कीट्स की फेमस पोएम टू ऑटम की समरी को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इस पोएम में हमें जॉन कीट्स ने ऑटम के सीजन के बारे में बताया है। ऑटम पतझड़ को कहते हैं, यानी जब पत्ते झड़ते हैं और फल पकते हैं, फूल खिलते हैं, उस मौसम के बारे में उन्होंने हमें इस पोएम में बताया है। मैंने इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी किया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, टू ऑटम रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स ने लिखी थी, जिनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795 को और उनकी डेथ हुई थी 23 फरवरी 1821 को। उन्होंने इस पोएम को कंपोज किया था 19 सितंबर 1819 में और पब्लिश किया था 1820 में। और जब एक शाम वो विंचेस्टर के पास घूम रहे थे, तब ऑटम का ही सीज़न था, और जब उन्होंने पत्तों को झड़ते हुए देखा और आसपास के माहौल को देखा, तो वो इतने ज़्यादा इंस्पायर हो गए कि उन्होंने तुरंत इस पोएम को लिख डाला। इस पोएम में 3 स्टैंजाज हैं, जिसमें 11 लाइन्स है हर स्टैंजा में, और तीनों जो स्टैंजाज हैं वो एक प्रोग्रेशन में चलते हैं। यानी शुरुआत में उन्होंने बताया है कि कैसे फल पक रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, और फिर धीरे धीरे उन्होंने हार्वेस्टिंग की बात की है कि कैसे क्रॉप्स पक जाते हैं, हार्वेस्टिंग होती है, धीरे धीरे पतझड़ का मौसम ख़त्म हो जाता है और विंटर शुरू हो जाती है। तो चलिए अब हम लोग इसकी समरी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। In this poem, Keats describes the season of autumn. It is the season of the mist, and in this season, fruits are ripened on the collaboration with the sun. तो इस पोएम में कीट्स हमें बता रहे हैं कि कैसे ऑटम के सीजन में सन और ऑटम दोनों मिलकर फलों को पकाते हैं, और वाइन्स जो हैं उन पर फल लग जाते हैं, ग्रेप्स जो होते हैं वो पक जाते हैं। देयर आर एप्पल ट्रीज नियर द मॉस ग्रोथ कॉटेज, और जो कॉटेजेस हैं यानी जो छोटे छोटे घर हैं जिनके ऊपर काई जमा है, वहाँ के आसपास जो एप्पल ट्रीज हैं उन पर एप्पल्स लग जाते हैं। एप्पल्स के अंदर खूब सारा जूस आ जाता है, यानी कि वो पक जाते हैं। और जो हेज़ल नट होता है, एक तरह का ड्राई फ्रूट है हेज़ल नट, उसके जो शेल्स हैं वो भी बड़े बड़े हो जाते हैं, यानी हेज़ल नट भी पक जाते हैं, वो भी मेलोड हो जाते हैं, यानी पक जाते हैं। तो इस तरीके से सन और ऑटम फ्रूट्स को मदद करते हैं पकने में, और वो फ्लावर्स की भी हेल्प करते हैं खिलने में, और उन फ्लावर्स से अट्रैक्ट हो जाती हैं बीज, और बीज उन फ्लावर्स पर बैठकर हनी कलेक्ट करती हैं, और इस तरीके से जो बी हाइव्स हैं यानी मधुमक्खियों के जो छत्ते हैं उनमें खूब सारा शहद भर जाता है। द क्लैमी सेल्स आर ओवरफ्लोइंग विद स्वीट हनी, और उन सेल्स के अंदर खूब सारा जो शहद है वो भर जाता है। और बीज को ऐसा लगता है कि जो समर का जो टाइम है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, और जो ये गर्मी के दिन हैं वो हमेशा कंटिन्यू होते रहेंगे। तो उसके बाद पोएट ने ऑटम को पर्सोनिफाई किया है और बताया है कि ऑटम एक लड़की की तरह है। तो वो एक वुमेन फार्मर से उसे कंपेयर कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जैसे विमेन फार्मर अपनी ग्रैनरी में, यानी कि जहाँ पर ग्रेन्स निकाले जाते हैं वहाँ पर वो बैठी रहती हैं, उसी तरीके से कहा गया है कि ऑटम भी एक लड़की है, एक वुमेन फार्मर है, और वो अपने ग्रैनरी फ्लोर पर बैठी है, और वहाँ पर एक ठंडी हवा चल रही है, और उस फार्मर के जो बाल हैं वो उड़ रहे हैं। अगेन ऑटम इज़ अ रीपर। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ऑटम जो है वो एक रीपर है, यानी कि वो हार्वेस्ट करने का काम कर रही है, क्रॉप्स को काटने का काम कर रही है, और उसके बाद फिर जब वो इस काम को कर रही होती है तो उसे नींद आ जाती है, और हाफ रीप्ड कॉर्न, यानी कॉर्न को आधा काटते काटते ही उसे नींद आ जाती है, इसलिए क्योंकि आसपास पॉपी के फ्लावर्स उग रहे होते हैं, अफीम के फ्लावर्स उग रहे होते हैं, एक तरह का ड्रग होता है ये, जिसको सूंघने के बाद ऑटम को नींद आ जाती है और वो वहीं पर सो जाती है, और उसके हाथ में एक सिकल है यानी हंसिया है, जिससे वो हार्वेस्टिंग कर रही थी, काट रही थी। और क्योंकि वो सो गई तो उसने इट हैज़ स्पेयर्ड द मार्जिन ऑफ द स्टॉक्स इंटरट्वाइंड विद फ्लावर्स, तो थोड़े बहुत जो स्टॉक्स बाकी थे, फ्लावर्स बाकी थे, क्रॉप्स बाकी थे, उनको वो छोड़कर वहीं पर सो जाती है क्योंकि उसे नींद आ गई थी। लास्टली ऑटम इज सीन एज अ वर्कर कैरिंग अ बर्डन ऑफ कॉर्न। उसके बाद बताया गया है कि ऑटम जो है वो एक वर्कर भी है
जो कॉर्न को अपने सर पर रखकर जा रही होती है। इस तरीके से बार बार ऑटम को पर्सोनिफाई किया गया है। द वर्कर बैलेंसेस हिज बॉडी व्हाइल क्रॉसिंग अ स्ट्रीम विद अ बंडल ऑन हिज हेड। तो जैसे वर्कर्स अपने सर के ऊपर सामान रखकर, क्रॉप्स रखकर आगे बढ़ते हैं, उसी तरीके से बताया गया है कि ऑटम भी अपने सर के ऊपर क्रॉप्स को रखकर, सामान को रखकर, बंडल को रखकर स्ट्रीम को क्रॉस कर रही होती है। स्ट्रीम यानी नदी। उसके बाद बताया है कि कैसे ऑटम जो है वो एक मशीन के पास बैठ जाती है जिसमें खूब सारे एप्पल्स को डाला जा रहा है और वाइन बनाई जा रही है। एप्पल्स का जूस निकाला जा रहा है। जूस निकलने के बाद जो एप्पल्स के जो छिलके बचते हैं, यानी जो ऊजिंग बचती है, उसको वो देख रही होती है। तो वो जूसी ऊजिंग को देख रही होती है। घंटों तक वो यही काम करती है। द सॉन्ग्स एंड जॉयज ऑफ स्प्रिंग आर नॉट फाउंड इन ऑटम सीजन। उसके बाद फिर थर्ड स्टैंजा में बताया गया है कि जिस तरीके से स्प्रिंग यानी कि वसंत ऋतु में हर जगह फूल खिलते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे गाने गाए जाते हैं, उस तरह के गाने ऑटम के नहीं हैं। लेकिन ऑटम का अपना खुद का अलग ही संगीत है, ऐसा कीट्स कहते हैं। कीट्स सेज दैट ऑटम हैज़ इट्स ओन म्यूजिक एंड चार्म। इन एन ऑटम evening mournful songs of the gnats are heard in the willows by the river banks। तो वो कहते हैं कि ऑटम का अपना खुद का संगीत है और ऑटम के जो गाने हैं वो कीड़ों के गाने हैं। एक्चुअली नैट्स एक तरह के कीड़े होते हैं, जी साइलेंट है यहाँ पर, और उनका जो गाना है यानी कि वो जो आवाज़ क्रिएट करते हैं वो कीड़े, उन्हें नदियों के किनारे विलोज एक तरह के पेड़ होते हैं, पेड़ों के आसपास उन कीड़ों की आवाज़ को सुना जा सकता है और वही आवाज़ ऑटम का संगीत है। इसके अलावा लैम्स यानी जो भेड़ होती हैं, मेमने होते हैं यानी कि भेड़ के बच्चे होते हैं, उनकी जो ब्लीटिंग आवाज़ है वो भी ऑटम के सीज़न में सुनाई देती है हिल्स के आसपास। इसके अलावा जो रेड ब्रेस्ट चिड़िया है उसकी भी विस्लिंग साउंड सुनाई देती है गार्डन्स में, और ये सभी जो साउंड्स हैं वही ऑटम का म्यूज़िक है। जैसे कि ग्रास होपर की चिरपिंग और स्वॉलो चिड़िया की ट्विटरिंग, ये सारे जो साउंड्स हैं वो ऑटम का म्यूज़िक है। और जब ग्रास होपर चिर्प करने लगते हैं और स्वॉलोज आवाज़ करने लगती हैं, उससे पता चल जाता है कि ऑटम सीज़न भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और विंटर पास आ रही है। इस तरीके से यहाँ पर पोएम की समरी ख़त्म हो जाती है और ओड टू ऑटम इज़ एन अनकन्वेंशनल अप्रिशिएशन ऑफ द ऑटम सीजन। तो बताया गया है यहाँ पर कि जो ओड टू ऑटम पोएम है वो एक अलग ही तरह का अनकन्वेंशनल अप्रिसिएशन है ऑटम सीजन का, यानी ऑटम को अप्रिशिएट करने का, ऑटम की तारीफ करने का एक अलग ही तरीका है, एक अलग ही नज़रिया जॉन कीट्स ने यहाँ पर पेश किया है। सो आई होप आपको ये समरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और अगर आप इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।